हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं अपनी एस्टेट की तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और आज जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको ज्योग्राफी जो है यानी कि भूगोल जो है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो कवर करवाने वाली हूँ। तो आई थिंक ये ज्योग्राफी की एस्टेट की फर्स्ट क्लास है और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। यानी कि मैं बता दूंगी कब वीडियो कौन सी आने वाली है और भी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो वहीं पर होती है। साथ ही साथ हमारे चैनल को कर सकते हो आप सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट को कर सकते हो चेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें हमें जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें पढ़ना पड़ता है कि जो हमारे महासागर होते हैं और महाद्वीप होते हैं इन सबको पढ़ना पड़ता है। और ये जो क्लास है आपकी ज्योग्राफी की, आज जो ये क्लास है इसमें हम जो हैं दोनों की दोनों चीज़ें यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी ये सारी चीज़ें मिक्स करके लेके चल रहे हैं। यहाँ पर हम जो है डिफरेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी हमें जो है अपने ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। बस हमारा ये जो है फोकस होना चाहिए कि एस्टेट में किस तरीके कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सी चीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो कर लो। उस जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, इसके जो टॉपिक्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इन टॉपिक्स को कवर करो और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसे कर सकते हो आप चेक, ठीक है। और उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देखिए, जिसको नहीं पता था उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। अब हम बात करें तो हमारी जो पृथ्वी है उस पर आपको पता होगा पृथ्वी पे जल मंडल भी है हमारा। तो जो जल मंडल होता है अगर ये देखा जाए तो इसकी वजह से हमारी जो पृथ्वी है, अगर आप आकाश के ऊपर जाएंगे तो अगर आप नॉर्मली भी देखें, आप बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स वगैरह है उसमें जाते हैं या फिर आप एरोप्लेन में बैठते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, हमारी जो पृथ्वी है वो एक नीला ग्रह है। बहुत सारी हमें ऐसी इस तरीके से जो नीली नीली जो नदियाँ होती है वो लाइन ऐसी दिखाई देती है। और बहुत ऊपर जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, अंतरिक्ष में से हमारी जो पृथ्वी है वो नीला ग्रह है यानी कि नीली दिखाई देती है। जैसे कि मार्स जो है वो लाल दिखाई देता है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहा है। साथ ही साथ मैं और भी क्वेश्चन जो है आपके यहीं पर कवर करती हुई चलूंगी। जैसे कि जो पृथ्वी है उसे नीला ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी की जो जुड़वा बहन होती है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है उसे क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ क्या कहा जाता है। देखिए, अभी तक आपने कर दी होगी कमेंट। तो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो है शुक्र, आपको ध्यान देना है। जो शुक्र है पृथ्वी की जुड़वा बहन है। और शुक्र को क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो आकार और जो उसका भार है उस तरीके से देखा जाए तो एक जैसे दिखाई देती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो पृथ्वी नीला ग्रह इस वजह से कहलाई जाती है क्योंकि उस पर 71% तक जो जल है, जल की मात्रा पृथ्वी पर हमें देखने को मिलती है। और 29% तक जो स्थल है वो है, यानी कि स्थल मंडल पृथ्वी का 29% है। तो ये जो रेशो बताई जा रही है यहाँ पे, ये जो परसेंटेज बताई जा रही है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कई बार ऐसे छोटी छोटी जो हमारे क्वेश्चन है वो यहीं से निकलते हैं और फिर हमारे गलत हो जाते हैं। और आपको पता है कुछ 4-5 दिनों से आपकी वीडियो नहीं आई और इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि फेस्टिवल सीज़न चल रहा था, इस वजह से वीडियो नहीं आई। बट ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी आई थिंक। अब देखो, महासागर की बात की जाए, अगर ओवरऑल जो हमारे वर्ल्ड कहा जाए, विश्व कहा जाए, पृथ्वी कही जाए तो पृथ्वी पे जो महासागर है वो कितने परसेंट है, महासागर जो है वो है 97.5%। महासागरीय जल, यहाँ पर जल की बात हो रही है, महासागरीय जल ये पूछा जाता है तो ये करो, ठीक है। महासागर जो है वो 97.5% है। और अलवण जल कितना है, यानी कि जिसमें लवण की मात्रा ना हो, तो ये अलवण जल यानी कि जो पीने योग्य होता है जिसमें नमक की मात्रा नहीं होती है। तो अलवण जल जो है केवल 2.5% है। तो ये जो ये क्वेश्चन कई बार बना है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। अब देखो, यहाँ पर मेन पॉइंट्स ही लिखे गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मेरा मानना ये है कि आपको स्क्रीनशॉट से बढ़िया वीडियो को पॉज करो और साथ साथ में लिखते चलो, क्योंकि नोट्स बनाने से जितनी चीज़ें क्लियर होती हैं वो किसी और के नोट्स पर आप परचेज कर लोगे या फिर आप क्या है स्क्रीनशॉट मार कर अपने फ़ोन में रख लोगे तो इससे क्या पढ़ाई हो जाएगी, नहीं। मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। और एस्टेट कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता है। टेट एग्जाम में सबसे हैवी जो एग्ज़ाम होता है वो एस्टेट होता है।
अब देखिए टाइम बढ़ गया तो और मेहनत करेंगे अब देखो महासागर, जो महासागर है अगर उसके बारे में देखें तो जल मंडल का मुख्य भाग जो है महासागर है। आप देख रहे हैं जल जो है अलवण जल और महासागर में डिवाइड है, तो जल मंडल का इतना बड़ा भाग जो है महासागर है। अब महासागर की कुछ विशेषताएं मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि जो महासागर होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अभी हम जो है मैप भी देखेंगे, मैप के बिना आपकी ज्योग्राफी इनकम्प्लीट है और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा सीरियसली। और जिसकी ज्योग्राफी बहुत वीक है, नहीं आता समझ में, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी हर स्टूडेंट को ध्यान में रखकर करवाऊं। तो देखो जो आपस में, क्योंकि आपने सुना होगा जो जल होता है वो कभी नहीं रुकता है, तो जो जल होते हैं वो यानी कि जो पानी है, महासागर जो जल है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अभी देखेंगे हम, ठीक है। और साथ ही साथ गतिशील होता है क्योंकि जल रुकता नहीं है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको मैप दिखा देती हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो देखिए ये मैंने जो मैप यहाँ पर लिया है, इस मैप में मैंने जो है सारे का सारा दिखाया गया है कि किस तरीके से जो महासागर और महाद्वीप हैं वो किस तरीके से हैं हमारी पृथ्वी पर। तो अगर हम महासागर, केवल यहाँ पर महासागर की बात कर रही हूँ, तो महासागर की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि देखिए ये हमारा प्रशांत महासागर होता है। और आप देख रहे हैं हमारी पृथ्वी, हमने इसे मैप में उतारा है यानी कि सीधा किया है, पर हमारी पृथ्वी तो गोल होती है ना, इस तरीके से गोल भी नहीं कह सकते, तो कुछ इस तरीके से यहाँ से झुकी हुई या इस तरीके से फैली हुई होती है। तो जो पृथ्वी है उसे हमने मैप में उतारा है, तो इसका मतलब हम ये नहीं भूल जाएंगे कि पृथ्वी गोल होती है, इसके इस पार भी है और इसके इस पार भी है, इस पार भी जाती है पृथ्वी, ठीक है, और इस पार भी नीचे के साइड भी, तो पृथ्वी गोल है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो जल है प्रशांत महासागर का, तो यहाँ पर भी तो जाएगा ना, तो उस भाग को हम पीछे के भाग को कैसे भूल सकते हैं। तो जो जल होता है वो आपस में मिला हुआ होता है महासागरों का। तो देखिए ये जो जल है प्रशांत महासागर का जल हो सकता है अटलांटिक महासागर से भी मिल रहा हो, ठीक है। और आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर इस साइड भी है पृथ्वी के मैप में, इस साइड भी है और इस साइड भी है, सबसे बड़ा महासागर यही है, ठीक है। ध्यान रखना है प्रशांत महासागर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये ध्यान रखना है आपको। क्यों है ऐसा, क्योंकि पृथ्वी गोल है और प्रशांत महासागर का जल इस तरीके से जाएगा इस साइड और यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो पृथ्वी गोल है तो इस तरीके से होगा ना वो, तो इस वजह से आई होप समझ रहे होंगे आप यहाँ पर। अब देखिए अटलांटिक महासागर हमारा यहाँ पर है, तो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। अटलांटिक महासागर कौन कौन से जो हमारे ये जो महाद्वीप है उनसे जो टच करता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए इंडियन ओशियन जिसे हम हिंद महासागर कहते हैं वो हमारा यहाँ पर है, ये यूरेशिया है। यूरेशिया एशिया और यूरोप का दोनों का मिलाकर जो क्षेत्र है उसे यूरेशिया कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है देखिए। और ये अफ्रीका है। ये जो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं वाइट में, ये आपके सारे के सारे महाद्वीप हैं, और नीले रंग में जो दिखाए गए हैं वो सारे के सारे आपके महासागर हैं। तो देखिए यूरेशिया ये है आपका, ये महाद्वीप है। अफ्रीका भी महाद्वीप आपका। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हमारा दक्षिण के साइड हो जाता है। दक्षिण अमेरिका ये रहा, ये भी दक्षिण की साइड है। उत्तरी अमेरिका ये रहा हमारा, और ये हमारा नीचे जो है देखिए ये है हमारा अंटार्कटिका। तो ये सारे के सारे 7 महाद्वीप होते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको महाद्वीप के बारे में बता दिया क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए आपको, आगे हम डिटेल में करेंगे महाद्वीप के बारे में भी। तो अब देखिए ये हमारा इंडियन ओशियन हो गया, ये हमारा प्रशांत महासागर है, ये हमारा दक्षिणी महासागर हो गया, और आर्कटिक महासागर हमारा ऊपर की साइड होता है, जो हमारा उत्तरी ध्रुव होता है उसके वहाँ पर हमारा जो आर्कटिक महासागर होता है। तो इस तरीके से हमारे महासागर हैं। जरा हम इसमें देख लेते हैं किस तरीके से। जैसे मैंने कहा पृथ्वी हमारी जो है इस तरीके से, इस शेप की पृथ्वी है हमारी। तो देखिए आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में है हमारा, प्रशांत महासागर इस साइड से ऐसे जाएगा और इस साइड से ऐसे आएगा, तो यानी कि प्रशांत महासागर इस साइड भी है और इस साइड भी है, ये ध्यान रखना है आपको। जो हमारा दक्षिणी महासागर दक्षिण नाम हो गया तो साउथ की साइड है ये हमारा। हिंद महासागर है, हम रहते हैं एशिया में और यहाँ पर है हमारा एशिया। तो ये जो एशिया है जो पहला ऐसा सागर है जो क्या भारत के ही नाम के अकॉर्डिंग रखा गया है, इंडियन ओशियन। तो आपको ध्यान रखना है एशिया के ही नीचे जस्ट है, तो ये है हमारा हिंद महासागर। अब देखिए अंटार्कटिक महासागर ये हमारे यहाँ पर है। तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और आपको एक काम करना है, जहाँ पर भी आप नोट्स बनाए वहाँ पर आपको एक वर्ल्ड का मैप जो है आपको लगा लेना है अच्छे से। और आप जिस भी रूम में बैठ कर पढ़ाई करते हैं अपनी, उस रूम में भी आपको एक वर्ल्ड का मैप लगाना है। मुझे पता है IAS की तैयारी नहीं कर रहे हो, पर बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको होनी चाहिए। और वो कब होगी, जब आप जो है मैप देखते रहेंगे। तो ज़्यादा रुपये का नहीं आता है, खर्चा करना थोड़ा सा करेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
अब देखिए फटाफट देखते हैं अब हम अपना ये जो यहाँ पर हमारा प्रशांत महासागर है इसके बारे में देखेंगे। उससे पहले देखिए जैसे मैंने कहा था जो बड़े से छोटे के आकार में अगर हम देखें तो जो महासागर हैं हमारे, अगर हम सबसे बड़ा महासागर पूछ लिया जाता है कई बार आपसे कि सबसे बड़े वाला महासागर कौन सा है बताइए, तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद जो महासागर सबसे बड़ा है वो है हमारा अंटार्कटिक महासागर, फिर इसके बाद हमारा हिंद महासागर, इसके बाद हमारा दक्षिण महासागर और इसके बाद आर्कटिक महासागर। अगर आपसे छोटे के क्रम में पूछ लिया जाता है यानी कि छोटे से बड़े के पूछ लिया जाता है आपसे कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो कौन सा बताएंगे आप बताएंगे आर्कटिक महासागर। यहाँ से उल्टा स्टार्ट कर दीजिए, तो ये तो याद करना पड़ेगा। अब आप कहते हैं ट्रिक बताइए, कुछ ऐसा बताइए याद हो जाए। अब ट्रिक भी तो याद करेंगे ना, तो ट्रिक को साइड रखिए, ट्रिक बहुत बारी हमारी फेल हो जाती है, याद करा हुआ नहीं होगा। और याद करने का एक ही तरीका, बार बार रिवीजन करते रहिए। अब देखिए ये तो कर लिए, अब देखते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर अगर देखें तो सबसे बड़ा महासागर है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया भी था। ये लगभग जो पृथ्वी है उसका 1/3 भाग जो है वो इस प्रशांत महासागर में जो है उसमें पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग में प्रशांत महासागर फैला हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। प्रशांत महासागर में ही जो है ग्रेट डिप्थ जो है यानी कि मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में ही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मेरियाना गर्त जो है वो कहाँ पर है। अब देखिए प्रशांत महासागर हमारा किस प्रकार का है, कौन से आकार का, क्या शेप है उसकी, वृत्ताकार है। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो जो प्रशांत महासागर है वो कौन कौन से जो हमारे जो ये महाद्वीप हैं उनसे टच होता है, जैसे मैंने कहा था कौन कौन से महाद्वीप की सीमा से टच होता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रशांत महासागर इस साइड भी है और इस साइड भी है, तो यहाँ पर हमारा एशिया हो गया, यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। उत्तर और दक्षिण अमेरिका, उत्तर ऊपर की साइड हो गया उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इस साइड हो गया। फिर है हमारा ये 4 जो है इनसे ही टच होता है प्रशांत महासागर, तो अभी अभी हमने देखा था। फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रशांत महासागर ये रहा और यहाँ पर हमारा उत्तरी अमेरिका से टच हो रहा है, दक्षिणी अमेरिका से ये जो है ये टच हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा ये एशिया होता है, यूरेशिया नहीं बोलेंगे हम क्योंकि यहाँ पर केवल एशिया से टच हो रहा है ये, तो एशिया यहाँ पर हमारा एशिया है, इससे टच हो रहा है प्रशांत महासागर, और यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है, इससे टच हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका है अंटार्कटिका जो महासागर है वो सेकंड वर्ल्ड बिगेस्ट जो ओशियन है वो कहा जाता है, याद होना चाहिए आपको। अब देखिए इसका जो आकार है वो किस प्रकार का है, पूछा जाता है एस प्रकार के आकार वाला महासागर का नाम बताइए, तो वो आपका अंटार्कटिका है। तो ये एस प्रकार का है, किस प्रकार से एस प्रकार का अभी हम देखेंगे। अब देखिए इसका जो इसके पश्चिमी किनारे पर अगर हम देखें तो उत्तर और दक्षिण अमेरिका लगता है इसके पश्चिमी किनारे पर। पूर्वी किनारे की बात की जाए तो पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका लगता है। पूर्वी किनारा इस साइड का हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये ईस्ट होता है इस साइड हमारा, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है हमारा और ये साउथ होता है। तो पूर्वी किनारे के साइड हमारे यहाँ पर एशिया है और यहाँ पर हमारा अफ्रीका है इस साइड से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यूरोप और अफ्रीका। तो ये इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी किनारे पर जो है अंटार्कटिका जो है कौन से महाद्वीप से टच करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो भी लिखा है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बस आपको अच्छे से कवर करना है। आप देखिए ये अगर देखिए अटलांटिका महासागर वो व्यापार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महासागर या फिर व्यस्त महासागर कहा जाता है। साथ ही साथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि तट रेखा जो है इसकी अधिक दंतुरित है, यानी कि बहुत ज़्यादा बिजी रहती है इसकी तट रेखा। तो अब हम फटाफट देख लेते हैं अटलांटिक महासागर पर नज़र अपनी थोड़ी सी मार लेते हैं। देखिए अटलांटिक महासागर ये है, ये एस प्रकार का है, आप देख रहे हैं ये किस प्रकार का है, एस प्रकार का है। इस तरीके से यहाँ पर जल है इसका। अब देखिए उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से टच हो रहा है, ये यहाँ पर यूरोप है, यूरोप से टच हो रही है इसकी जो है सीमा है, और ये हमारा अफ्रीका है, और ये दोनों के दोनों जो हैं ये कहाँ पर हैं, ये हमारे ईस्ट में है, पूर्व में है, और ये कहाँ पर है आपको पता होगा कि किस तरीके से हमारा डिवाइड होता है। और ये जो है हमारे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तो ये हमारे वेस्ट की तरफ हो जाएंगे, या फिर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका नॉर्थ में, ये नॉर्थ हो गया, और ये जो है साउथ हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर जैसे मैंने कहा एक ऐसा महासागर है जो केवल और केवल इंडिया के नाम से जो है इंडियन ओशन कहा जाता है।
तो हिंद महासागर कौन सा है? भारत के देश के नाम पर रखा गया कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा। अब देखो इसका आकार कैसे है, शेप कैसी है, इसकी त्रिभुजाकार है। तो अटलांटिक महासागर की इस प्रकार की शेप है, और जो प्रशांत महासागर वृत्ताकार है, और देखिए हिंद महासागर जो है त्रिभुज आकार का है, और ये त्रिभुज यानी कि इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए उत्तर में ये जो है एशिया से है, ठीक है, एशिया जो है उससे टच करता है। पश्चिम में जो है ये अफ्रीका से है, और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका भी देख लेते हैं हिंद महासागर का। देख सकते हैं उत्तर में यहाँ पर एशिया है, उससे टच करता है एशिया से, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। हो गया ये कंप्लीट। अब चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है दक्षिण महासागर। दक्षिणी महासागर जो है हमारे दक्षिण में है, और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उससे जो है चारों तरफ से उसे घेरे रखता है। कौन सा? दक्षिणी महासागर। चलिए देख लेते हैं फटाफट। देखिए ये हमारा अंटार्कटिका है, और इसे चारों तरफ से घेरता है कौन सा महासागर? इसे चारों तरफ से घेरता है ये दक्षिणी महासागर, ठीक। अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर से अगर हम देखें तो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ये जो है वहाँ तक फैला हुआ है। इसका मतलब है कि अब देखिए दक्षिणी अक्षांश, जो अक्षांश होते हैं यानी कि जो हमारे लेटे हुए होते हैं, अक्षांश इस तरीके से होते हैं, और जो हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये 60 जो डिग्री है उत्तर, ये दक्षिण से अगर हम देखें, यानी कि यहाँ से अगर हम देखें ये दक्षिण है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 60 डिग्री तक जो है ये फैला हुआ है। सिंपल सी बात ये बताई गई है यहाँ पर। अब देखो आर्कटिक महासागर जो है आपका, आर्कटिक महासागर आपको ध्यान रखना है उत्तरी ध्रुव जो है, उत्तरी ध्रुव जो है वहाँ पर है, और उत्तरी ध्रुव वर्त को जो है उसको चारों तरफ से जो है वो ये फैला हुआ है, आर्कटिक महासागर उसके चारों तरफ फैला हुआ है। और बेरिंग जो जल संधि है वो कौन सी होती है? देखो जल संधि क्या होती है? जल संधि होती है जब दो जो अलग अलग जो सागर के जो जल होते हैं वो मिल जाते हैं, उसे जल संधि कहा जाता है, ठीक है। यानी कि दो अलग अलग जो सागर हैं वो मिल जाते हैं तो वो जल संधि हो जाएगा, और जब अलग अलग स्थल मिल जाते हैं तो वो स्थल संधि हो जाता है, वो महाद्वीप में पढ़ेंगे। एक बेरिंग जो जल संधि है वो कौन सी है? प्रशांत महासागर जब आर्कटिक महासागर से जुड़ता है, मिलता है, यानी कि प्रशांत महासागर का जो जल है वो आर्कटिक महासागर के जल से मिलता है, तो उसको कहा जाता है बेरिंग जल संधि। उस स्थान को जहाँ पर मिलता है उसको कहा जाता है बेरिंग जल संधि। ओके, तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पर। और देखिए उत्तरी अमेरिका में जो उत्तरी तट है वहाँ पर यूरेशिया जो है, यूरेशिया से घिरा हुआ है, यानी कि आर्कटिक महासागर जो है यूरेशिया से भी घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका के जो उत्तरी तट हैं वहाँ पर भी घिरा हुआ है, और साथ ही साथ यूरेशिया से भी, यानी इन दोनों को टच करता है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर, ये हो गया आर्कटिक, ये यहाँ पर यूरोप है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है ये जो जल संधि है प्रशांत महासागर यहाँ से आ रहा है, और ये जो आर्कटिक महासागर का जल ये रहा, तो यहाँ पर जो संधि हो रही है वो जल संधि हो जाएगी, ठीक है, बेरिंग जल संधि, इस तरीके से। अब देखते हैं अब हम देखेंगे वायुमंडल। तो इससे पहले, वायुमंडल से पहले मैं आपको महाद्वीप कवर करवाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी अभी आपको महासागर का पता है तो महाद्वीप भी आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो चलिए वो देख लेते हैं, उस पेज को ओपन कर लेती हूँ मैं। देखिए जो 7 हमारे जो महाद्वीप हैं, जिसे कॉन्टिनेंट्स भी कहा जाता है, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, तो ये आपको अभी भी मैंने जो है दिखाया था, जो मैप है उसमें अच्छे से कवर करवाया था। तो अब जो है केवल और केवल यहाँ पर हम जो है कवर करने वाले हैं जो हमारे 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं, नाम पता होना चाहिए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया और यूरोप को यूरेशिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अब देखिए एशिया के बारे में एक एक करके सारे महाद्वीप के बारे में देखेंगे। एशिया के बारे में देखते हैं तो एशिया जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कहा जाता है, यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया है। और जैसे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा था और उसने पूरी जो पृथ्वी है उसका 1/3 हिस्सा ले रखा था, इसी तरीके से एशिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा, विश्व का या फिर कहे अर्थ पर सबसे बड़ा जो हमारा एशिया जो है एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, और 1/3 हिस्सा जो है लैंड का इसने कवर किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारे यहाँ पर कवर। अब देखिए जो पूर्वी गोलार्ध है उसमें क्या है? एशिया स्थित है, यानी कि पूर्व ईस्ट में एशिया स्थित है। हमने देखा यहाँ पर एशिया होता है ना, और यहाँ पर यूरोप होता है, तो एशिया पूर्व में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
तो पूर्वी गोलार्ध किस तरीके से हो गया, ये यहाँ पर इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट हो जाता है, ये हमारा ईस्ट हो जाता है। तो ईस्ट यहाँ पर स्थित है, तो ये ईस्ट में हुआ ना, तो पूर्वी गोलार्ध में है एशिया। कर्क रेखा जो है एशिया से गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको पता होगा भारत से भी कर्क रेखा गुजरती है, और ये जो एशिया है, एशिया के अंदर ही भारत आता है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कर्क रेखा होकर गुजरती है इससे। अब देखो यूराल पर्वत जो है वो भी एशिया में है। एशिया के पश्चिम में जो है, जो यूरोप है, उससे अलग करता है यूराल पर्वत। यानी कि यूरोप और एशिया दोनों को कौन अलग कर रहा है, दोनों को अलग कर रहा है यूराल पर्वत। तो दोनों को अलग करने वाला, दोनों महाद्वीपों को अलग करने वाला कौन है, यूराल पर्वत है। ये ध्यान रखना है आपको। दोनों को जोड़ने वाला जो स्थल होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है यूरेशिया। यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले भूभाग को कहा जाता है यूरेशिया। अलग करने वाला है यूराल पर्वत और जोड़ने वाला है यूरेशिया। तो ये हमारा यहाँ पर होता है। और उत्तरी गोलार्ध में भी एशिया, जैसे हमने देखा ये ईस्ट है, ईस्ट में यहाँ पर एशिया है, तो ये यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध भी तो लगता है ना यहाँ पर, तो उत्तरी गोलार्ध में भी है। अब फटाफट हम जो यहाँ पर मैप है उसके द्वारा समझ लेते हैं कि एशिया की स्थिति किस तरीके की है, क्योंकि हमें मैप से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से एशिया ये है, ठीक है। तो एशिया यहाँ पर ये उत्तरी गोलार्ध है, हमारा नॉर्थ है, तो नॉर्थ में एशिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो एशिया है, ये एशिया है, ये यहाँ पर अगर हम इसे ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे यहाँ पर क्या है, ये हमारे यहाँ पर पूर्व दिशा में है, ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम इस तरीके से देखें तो अगर हम इस तरीके से देखें तो यहाँ पर हमारा साउथ होता है, तो साउथ में तो एशिया नहीं आ रहा है, नॉर्थ में आ रहा है, और यहाँ पर पूर्व दिशा में आ रहा है, यानी कि ईस्ट में आ रहा है। नॉर्थ और ईस्ट दोनों में कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। इसी तरीके से हमारा यूरोप होगा, और दोनों के स्थल जो मिले हुए जो स्थल होता है उसे कहा जाता है यूरेशिया, ठीक है। और दोनों को अलग करता है यूराल पर्वत। तो ये हमारे यहाँ पर होता है। अब देखिए नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ अब यूरोप के बारे में देख लेते हैं। मैंने दिखाई दिया है आपको यूरोप। तो यूरोप जो है एशिया के पश्चिम में स्थित है। हमने देखा यहाँ पर हमारा एशिया और यहाँ पर यूरोप है, तो पश्चिम दिशा हो गई ना, यहाँ पर इस तरफ जाएंगे तो ये हमारा पश्चिम हो जाता है, और इस तरफ आएंगे तो ये हमारा पूर्व हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, दिशाओं का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो जो एशिया के पश्चिम में यूरोप स्थित है, आपको ध्यान रखना है, और एशिया से छोटा है यूरोप। एशिया सबसे बड़ा है और एशिया से छोटा यूरोप है। पर एशिया के बाद कौन सा आता है महाद्वीप, ये पूछा जाए तो आपका यूरोप नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना है आपको, छोटा है बस एशिया से, बस ये ध्यान रखना है आपको। देखो आर्कटिक जो व्रत है उससे होकर गुजरता है, यानी कि आर्कटिक व्रत ऐसे ऊपर है उत्तरी ध्रुव के, वहाँ पर हमारा तो यहाँ पर जो यूरोप है उससे होकर गुजरता है, यानी कि टच होता है। तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ कौन सा महाद्वीप है पूछा जाता है, तो ये हमारा यूरोप है। ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा यूरोप जो है कंप्लीट होता है। अब अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो अफ्रीका की है। कौन सी है, नील नदी है सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो नील नदी है। वो कहाँ पर है, वो है अफ्रीका में। अफ्रीका जो है चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यूरोप था तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, पर अफ्रीका चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अभी इनकी स्थिति देखेंगे, ठीक है, मैप पे देखेंगे। अब अफ्रीका की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो कहा जाता है। अगर पूछा जाए सबसे फर्स्ट वाला जो है बिगेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो एशिया है, और एशिया के बाद कौन सा आता है, अफ्रीका आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है, अफ्रीका में है। तो अफ्रीका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तीनों की तीनों चीज़ें जो है अफ्रीका से जो है गुजरती हैं। यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और हमारी विषुवत रेखा, इक्वेटर जिसे कहा जाता है, तीनों की तीनों रेखाएं जो होती है अफ्रीका से गुजरती है। तो ऐसा महाद्वीप जिसमें ये तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती है, उस महाद्वीप का नाम बताओ, तो उसका नाम है अफ्रीका, ठीक है। अब देखिए इक्वेटर जो है अफ्रीका को बिल्कुल बीच में से कट करता है। इक्वेटर विषुवत रेखा, विषुवत रेखा अफ्रीका को बिल्कुल बीच में से कट करती है। ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा हिस्सा जो है अगर हम देखें कट करने के बाद, तो ज़्यादा हिस्सा जो है अफ्रीका का कहाँ पर चला जाता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर, यानी कि इस तरीके से जब विश्व जो है इस तरीके से बांट दिया जाता है, तो अफ्रीका का ज़्यादा हिस्सा जो है यहाँ पर चला जाता है, और छोटा सा हिस्सा यहाँ पर देखने को मिलता है इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हम अफ्रीका के बारे में फटाफट देख लेते हैं। अफ्रीका के बारे में तो देखिए ये अफ्रीका है, जब इसे जो है
जो विषुवत रेखा है इसे कट कर देती है, तो ज़्यादा हिस्सा इसका कहाँ चला जाता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में चला जाता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव में चला जाता है। और ये दक्षिण में हमें कम दिखाई दे रहा है क्योंकि ये यहाँ से फैला हुआ नहीं है। ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसे जो है चारों तरफ से जो है जो समुद्र है वो घेरे रखते हैं चारों तरफ से, और जो यूरेशिया है उसे 3 तरफ से घेरता है समुद्र, ये ध्यान रखना है आपको। अब चलिए यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पर ऐसे छोटा सा कट होता है यहाँ से जो है इस तरीके से, ठीक, तो चारों तरफ से घेरे रखता है। अब हम फटाफट कर लेते हैं अपना जो नेक्स्ट वाला है, वो है हमारा नॉर्थ अमेरिकन, यानी कि जो हमारा जो ये उत्तरी अमेरिका होता है उसके बारे में देखना है। तो उत्तरी अमेरिका 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये क्या है, नॉर्थ में आता है, नॉर्थ है तो नॉर्थ ही आपको याद रखना है, उत्तर की तरफ है ये, उत्तरी जो ध्रुव है उसमें आता है। और साथ ही साथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि वेस्टर्न, मैंने कहा था इस तरीके से, ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। हमने देखा कि यहाँ पर होता है उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर होता है दक्षिण अमेरिका। तो उत्तर में आता है उत्तरी अमेरिका और वेस्ट की तरफ है ये, तो ये वेस्टर्न में आता है, ठीक है। यानी कि जो ये इस तरीके से है हमारा ये वर्ल्ड, ये जो अर्थ है इस तरीके से है, तो यहाँ पर जो ये वेस्टर्न इस वाले में आता है हमारा जो ये नॉर्थन अमेरिका है, ठीक है। 3 ओर से जो है ओशियन से घिरा हुआ, महासागर से घिरा हुआ, कौन कौन से महासागर से घेरते हैं, जो हमारा ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, तीनों के तीनों जो महासागर है जो हमारा जो उत्तरी अमेरिका है उसे घेरते हैं 3 तरफ से। अब देखिए पनामा स्थल संधि जो होती है वो होती है पनामा स्थल संधि। जैसे मैंने कहा स्थल संधि क्या होती है, स्थल संधि होती है जब 2 जो अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं महाद्वीप के वो मिल जाते हैं, उसे स्थल संधि कहेंगे। पनामा स्थल संधि कौन सी है ये आपको ध्यान रखना है, जब साउथ और अमेरिका का जो स्थल है वो मिलता है आपस में, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाला जो स्थल है उसे पनामा स्थल संधि कहते हैं, ठीक। अब जो ये हमारा ये साउथ अमेरिका है वो भी देख लेते हैं। ये साउथ हेमिस्फीयर में आता है, दक्षिण जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है उसमें आता है, ठीक है। और सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है पूछी जाती है तो कौन सी है, एंडीज जो है पूरे के पूरे साउथ अमेरिका में होती है। तो ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूरे विश्व में कौन सी है, इंडीज है। और कौन से उसमें आती है महाद्वीप में, वो आती है हमारे दक्षिणी महाद्वीप में। तो ये हो जाएगा। और ये जो है पूर्व दिशा में होती है, पूर्व की तरफ होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, पूर्व जो हेमिस्फीयर उसकी तरफ होती है इंडीज। अब देखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर पूछी जाए तो वो अमेजन है, इसे अमेजन कहा जाता है। अमेजन जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो रिवर है वो कहाँ पर है, वो है साउथ अमेरिका में। तो लार्जेस्ट रिवर पूछा जाए तो अमेजन होगी। और सबसे लंबी जो पूछी जाती है, जैसे मैंने आपको कहा था, जस्ट अ सेकेंड, सबसे लंबी नदी पूछी जाए नील, वो हमारी होती है अफ्रीका में। तो यहाँ पर ये सब कुछ कवर होता है हमारा। अब फटाफट हम जो हैं जो थोड़े से और टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। देखिए वायुमंडल, जैसे मैंने कहा था वायुमंडल कवर करेंगे। तो देखिए वायुमंडल 99% तक जो अगर हम भाग कहें ऑक्सीजन का, वो जो है वायुमंडल है। ऑक्सीजन कवर करता है 21% तक भाग वायुमंडल का। वायुमंडल को समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, हमारी जो पृथ्वी है उस पर क्या होता है, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ये 3 जो है, ये तीनों के तीनों मिलकर क्या करते हैं, ये बायोस्फीयर बनाते हैं जिसे हम जीवमंडल कहते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर बनाते हैं जिसे जीवमंडल कहते हैं। अब देखो लिथोस्फीयर को भूमंडल कहा जाता है और ये पृथ्वी का ठोस भाग होता है जिस पे आप खड़े होते हो, ये पृथ्वी का ठोस भाग होता है यानी कि भूमि, तो ये भूमंडल होता है। एटमॉस्फेयर जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, ये किससे बना हुआ है, गैसों की परतों से बना हुआ है, इसे भी डिटेल में करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी हमारा। और हमारा जलमंडल जो होता है ये किस तरीके से होता है, ये जो है वाटर से बना हुआ होता है और वाटर में आइस आ जाएगी, आपका वाटर वेपर, ये सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है। और ये तीनों के तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, तीनों के तीनों मिलकर बनाते हैं जीवमंडल जिसे बायोस्फीयर कहा जाता है। तो बायोस्फीयर क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर हवा, पानी, स्थल, ये तीनों के तीनों एक साथ मिलकर क्या करते हैं, जीवन जीने के लिए जो स्थिति है वो मौजूद करते हैं, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। अगर तीनों की तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो जीना असंभव हो जाएगा। और पृथ्वी पर जीना क्यों संभव है, क्योंकि बायोस्फीयर यहाँ पर बनता है। यहाँ पर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, तीनों के तीनों मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं।
अब देखो बायोस्फीयर जो है दो भागों में डिवाइड है। कौन कौन से? जंतु जगत और पादप जगत। जंतु यानी कि हम सब जो लिविंग बींग्स हैं, और पादप में हमारे जो ये प्लांट्स आ जाते हैं वो हो जाते हैं, ठीक है, पादप में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब वायुमंडल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो देखिए हमारा जो वायुमंडल है वो 99% तक जो भाग है वो घेरे रखता है, 99% तक। अब 99% तक जो भाग है, यानी कि वायुमंडल का 99% भाग जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। और फिर जो बाकी बचा हुआ 1% भाग है उसमें और जो गैसेज होती हैं वो आती हैं। ऑक्सीजन 21% तक भाग जो है वो कवर करता है एटमॉस्फेयर का, और नाइट्रोजन 78% तक जो भाग है वो कवर करता है। तो पूछ लिया जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें। सॉरी। अब देखिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको पता है ये सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होती है? प्राणियों की वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए इंपॉर्टेंट होती है? ये हमें क्या करती है, जो ऊष्मा होती है पृथ्वी में, जो भी ऊष्मा वगैरह होती है, जो ऊष्मा वगैरह छोड़ी जाती है उसे क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी क्या रहती है? गर्म रहती है। अब आप कहेंगे ये तो गलत है, पृथ्वी गर्म हो रही है तो खतरनाक हो जाएगी ना। पर समझने की बात यह है, अगर पृथ्वी गर्म नहीं होगी तो जीना असंभव हो जाएगा। क्या आप ठंड थोड़ी सी पड़ती है उसमें आप कितने टूट जाते हैं। अब मानिए कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं होगी और जो पृथ्वी है उसमें गर्मपन नहीं होगा, तो कैसे जिएंगे हम सभी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इम्पॉर्टेंट है, पर एक हद तक इम्पॉर्टेंट है। जब उसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, हम बहुत ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होगी। अब देखिए ऊंचाई के कारण जो वायुमंडल का घनत्व है, जो वायुमंडल का घनत्व होता है वो क्या होता है? उसमें भिन्नता हमें देखने को मिलती है, अलगपन देखने को मिलता है। किस तरीके से? समुद्री जो तल होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। यानी कि समुद्री तल में हम जब जाएंगे समुद्र की तरफ, तो वो जो तल होता है वो सबसे अधिक होता है। और ऊपर की तरफ जब हम घनत्व देखेंगे वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का, जब घनत्व देखा जाएगा ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर जो तापमान होता है वो कम होता है। तो समुद्र में सबसे ज़्यादा होता है, और जितना ऊपर जाएंगे उतना तापमान कम होता चला जाएगा और घनत्व कम होता चला जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना ऊपर जाएंगे आसमान में उतना हमारा जो घनत्व है वायुमंडल का कम होता चला जाएगा। तभी तो हमें सफोकेशन होती है जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। बिना कोई आप ऑक्सीजन बैग वगैरह लिए नहीं जा सकते, और अंतरिक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए जो वायु, एक मिनट, जो वायु है वो क्या है? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ क्या है? बहती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारी जो वायु, जो पवन, जो एयर होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ क्या है? बहती है। और पवन जो होती है वो क्या होती है? गतिशील होती है। वायु को पवन कहते हैं, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। केवल वायु को पवन नहीं कहते हैं, गतिशील जो हवा होती है उसको ही कहा जाता है पवन, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए लिथोस्फीयर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताया है, तो ये देख लेते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। तो देखो जो लिथोस्फीयर होता है उसमें हमारे कॉन्टिनेंट्स भी आ जाते हैं और हमारे ओशन जो बॉडीज़ हैं वो भी आ जाती है, ओशन बेसिन। यानी कि जो हमारे जो ये महाद्वीप और जो महासागर हैं वो दोनों के दोनों आते हैं लिथोस्फीयर के अंदर। तो लिथोस्फीयर में महाद्वीप और महासागर आ गए हैं हमारे, यानी वाटर बॉडीज़, और जो हमारी जो लार्ज लैंड मासेस वो आ जाती हैं। सभी महासागरीय आपस में जो हैं कनेक्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा था जो भी महासागर होता है वो जो होते हैं गतिशील भी होते हैं, उनका जो जल होता है वो गतिशील होता है और आपस में कनेक्ट होता है, जुड़े हुए होते हैं। समुद्री जल का जो तल होता है वो सभी जगह समान होता है। जब भी ऊंचाई नापी जाती है, मैं आपको फिर से बताऊंगी, जब भी ऊंचाई जो है नापी जाती है वो कहाँ से नापी जाती है? वो कभी भी जो है जो भूभाग होता है वहाँ से नहीं नापी जाती, क्योंकि भूभाग समान नहीं होता है। पर समुद्र का तल हर जगह से समान होता है और इसी वजह से समुद्र के तल से जो है ऊंचाई नापी जाती है। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो पृथ्वी का जो भूभाग, मान लीजिए इस तरीके से ऊबड़ खाबड़ है पृथ्वी का भूभाग, पर इसके नीचे जो ये समुद्र है ये इसकी एक सतह जो होती है हर जगह समान होती है और यहीं से ऊंचाई नापी जाती है, ठीक है। स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है, जैसे मैंने कहा, और जिसे जो है शून्य माना जाता है। समुद्र तल को जो उसकी जो होती है उसे शून्य मानकर जो है ऊंचाई नाप ली जाती है। माउंट एवरेस्ट जो है सबसे हाईएस्ट जो है पीक पर क्या है? हमारा माउंट एवरेस्ट है, और उसकी ऊंचाई जो है इतनी है, आप देख सकते हैं और याद कर लीजिए इसे। मैरियन जो हमारा ये जो गर्थ होता है इसकी जो ऊंचाई है वो हमारे 1100
22 मीटर है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया भी था आपको। अब ये थोड़ी सी एडिशनल यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो माउंट जो क्लाइंब है किस किसने किया। फर्स्ट टाइम जो वुमेन है जापान की, वो थी हमारे जंको तबाई, इसने इसमें किया था इस ईयर में, और 16 जो मई है उसमें किया था। अगर इंडिया की देखी जाए फर्स्ट वुमेन, तो वो बचेंद्री पाल है, और इन्होंने 23 मई 1984 में सबसे पहले जो माउंटेन क्लाइंब है वो किया था। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया का पूछा ही जाएगा नहीं, मतलब पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लिथोस्फीयर कवर होता है। तो और थोड़ा सा जो बचे हुए हैं वो देख लेते हैं हम। देखिए, जैसे मैंने कहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। और हाँ, अभी महाद्वीप के 2 और रह गए हैं, वो हमें कवर करने हैं। 2 और महाद्वीप रह गए हैं गलती से, वो अभी हमें कवर करने हैं, तो वीडियो में बने रहिए, कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये समझ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है 5 लेयर्स में डिवाइड है। इंपॉर्टेंट है, कितने लेयर में डिवाइड है? 5 लेयर में डिवाइड है। कौन कौन सी है आपको पता होना चाहिए। सबसे टॉप पर है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। और पूछ लिया जाता है सबसे ऊपरी कौन सी है, ठीक है, सबसे पहले कौन सी आती है, तो ट्रोपोस्फेयर सबसे पहले आती है। फिर इसके बाद जो है और ऊपर जाएंगे तो आ जाएगी हमारी जो ये समताप मंडल, फिर हमारा जो है मध्य मंडल, फिर बारही मंडल, और फिर बहिर्मंडल। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, स्टेरोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। अब देखो, जो ट्रोपोस्फेयर यानी कि शोभ मंडल है, वो सबसे हाईएस्ट अगर हम कहें, इसकी एवरेज हाइट जो है वो कितनी है? 13 किलोमीटर। इससे बाद में हमारा जो है ये स्टेरोस्फेयर आता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर आता है। अब देखो, सबसे ऊपर अगर हम देखें ट्रोपोस्फेयर, सबसे ऊपर नहीं, नीचे की साइड से सबसे ऊपर है, यानी कि सबसे पहले ये आएगा, फिर समताप मंडल आएगा, इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आता है? ट्रोपोस्फेयर आता है। सबसे ऊपर तो हमारा बहिर्मंडल हो जाता है। अब देखो, यहाँ पर 13 किलोमीटर है। सभी जो गैसेज हैं वो इसमें ट्रोपोस्फेयर में उपलब्ध होती हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद गैसेज उपलब्ध नहीं होती हैं सारी की सारी, और सांस लेने योग्य जितने भी गैसेज हैं वो उपलब्ध होती है ट्रोपोस्फेयर में। लगभग सभी मौसम की घटनाएं जो है कहाँ पर होती है? कौन से जो हमारा ये एटमॉस्फेयर का जो लेयर है, कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में सभी घटनाएं मौजूद होती हैं? तो वो है हमारा ट्रोपोस्फेयर। जैसे कि बारिश होना, कोहरा पड़ना, और जो ओलावृष्टि है यानी कि ओले पड़ना, ये सारी घटनाएं कहाँ पर होती है? ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। तो फटाफट दोबारा से देख लेते हैं। 13 किलोमीटर इसकी एवरेज हाइट है। सारी की सारी गैसेस उपलब्ध हैं। यहाँ पर सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि। अब देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर जो है हमारा समताप मंडल, ये क्या होता है? शोभ मंडल से ऊपर की लेयर है ये आपकी, ये ध्यान रखना आपको। 50 किलोमीटर की इसकी एवरेज हाइट है। ओजोन गैस लेयर कहाँ पर मौजूद है? समताप मंडल में मौजूद है, आपको ध्यान रखना है। ओजोन गैस लेयर जो क्या करती है? हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारा बचाव करती है। अब देखो, बादलों और मौसम की जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर नहीं होती है, और ना ही सारी की सारी जो हमारी गैसेस वो यहाँ पर मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट जो है समताप मंडल होता है। जो हमारा जो शोभ मंडल है वहाँ पर एरोप्लेन नहीं उड़ता है। पूछा जाएगा एरोप्लेन कहाँ पर उड़ता है, कहाँ पर उड़ा सकते हैं, कौन से उसमें लेयर में उड़ा सकते हैं, तो वो आपका समताप मंडल होगा। पूछा जाएगा ओजोन गैस लेयर कहाँ पर मिलती है? समताप मंडल में मिलती है। तो ये यहाँ पर हमारा हुआ कवर। अब देखो, मेसोस्फेयर जिसे हम मध्य मंडल कहते हैं, ये तीसरी परत है। ठीक है, समताप मंडल से ऊपरी परत होती है मेसोस्फेयर, जिसे मध्य मंडल कहा जाता है। बीच की है ये, इसे याद कर सकते हो, तीसरे नंबर पे आती है। हाइट इसकी एवरेज 80 किलोमीटर। और अंतरिक्ष में आने वाले जितने भी उल्कापिंड होते हैं वो सारे के सारे इस परत पर आने के बाद क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेड में लिखा है मैंने। उल्कापिंड जितने भी होते हैं इस लेयर में आने के बाद क्या है? जल जाते हैं। अब देखो, थर्मोस्फेयर नाम ही है इसका, जिसे हम तापमंडल भी कहते हैं। ठीक है, बारही मंडल या फिर तापमंडल कहा जाता है इसे, थर्मोस्फेयर को। और इसकी ऊंचाई जो है बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो है इसका जो तापमान होता है सबसे ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा माना जाता है तापमान इस लेयर पर। आयन मंडल जो होता है इसी में जो है मौजूद है। ठीक है, इसी का हिस्सा क्या है? आयन मंडल है। और आयन मंडल की वजह से क्या होता है? जितने भी हमारे यहाँ पर रेडियोज वगैरह चल रहे हैं ना, वो इसी लेयर की वजह से है, आपको ध्यान रखना। आयन मंडल इस लेयर में मौजूद है और इसी की वजह से जो रेडियो ट्रांसमिशन है वो होता है। तो पूछा जाएगा जो ट्रांसमिशन है वो किस लेयर की वजह से होता है? आयन मंडल की वजह से होता है। और आयन मंडल किस में मौजूद है? थर्मोस्फेयर में मौजूद है।
एक्सोस्फेयर यानी कि बारही मंडल। बारही मंडल के बारे में देख लेते हैं फटाफट। तो बारही मंडल क्या होता है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है ये बारही मंडल। कई बार क्या होता है, लगातार जो है सीरीज वाइज लगाने के लिए बोल दिया जाता है। हवा जो होती है इसमें एग्जोस्फेयर में सबसे ज़्यादा पतली हो जाती है, बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। और जो लाइट गैसेस होती हैं यहाँ पर, जैसे हीलियम होगा, हाइड्रोजन हो गया, लाइट गैसेस, हल्की जो गैसेस होती हैं वो कही जाती है। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा कवर, ये जो था हमारा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। अब जो है हमें क्या देखना है यहाँ पर, हमें कवर करना है अपने जो वो 2 बच गए थे जो हमारे महाद्वीप, उसे फटाफट यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। और जो बाकी बच जाएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने देखा था, हमने ये साउथ वाला कंप्लीट कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होता है, याद रखना है आपको। और ये कहाँ पर है? जो दक्षिणी हेमिस्फीयर यानी कि जो दक्षिणी जो ध्रुव है, साउथर्न जो हेमिस्फीयर है उसमें मौजूद है। यानी कि इस तरीके से ये जो हमारा दक्षिण होता है और यहाँ पर ही ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चारों ओर से महासागर से घिरा हुआ है, ये भी ध्यान रखना, समुद्रों से घिरा हुआ है चारों तरफ से। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया है। एक और जो था वो आप मुझे नाम कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा था एक और महाद्वीप जो चारों ओर से जो है जो जल है उससे घिरा हुआ था, सागर से घिरा हुआ था। आइसलैंड जो कॉन्टिनेंट है यानी कि द्वीप या महाद्वीप जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखिए अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो होता है इस तरीके से, ऐसे यहाँ पर होता है अंटार्कटिका। और ये जो है साउथर्न, ये तो साउथ ही हो गया ना, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में है। बहुत बड़ा महाद्वीप है ये, फिर भी यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, ये भी ध्यान रखना है। रहने योग्य जो स्थितियाँ यहाँ पे मौजूद नहीं है। दक्षिण ध्रुव जो मध्य में स्थित है, इस पर जो दक्षिण ध्रुव होता है इसके मध्य में स्थित है, ठीक है। अब मोटी बर्फ की जो परतें होती हैं इसे पूरी तरीके से ढकी रहती है। कभी भी आपने मैप में देखा होगा तो ये वाइट दिखाया जाता है यहाँ पर अलग से। क्यों? क्योंकि पूरी पूरी जो बर्फ़ होती है वो इसे पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, आपको ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पर जो रहने वाली जो स्थितियाँ यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है यहाँ पर। इसी वजह से सारे के सारे जितने भी काफ़ी सारे देश हैं उन्होंने इसे क्या है एक अपना रिसर्च सेंटर जो है वो बना रखा है, रिसर्च स्टेशन बना रखा है। और इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन है इसमें। और वो जो है किस नाम से है? जो रिसर्च स्टेशन है इसके 2 हैं इंडिया के, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, और बड़े अजीब अजीब से इसके ऑप्शन रखे जाते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। इंडिया का रिसर्च स्टेशन मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है, ये ध्यान रखना है आपको अच्छे तरीके से। तो ये यहाँ पर कवर होता है। अब थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं इनके बारे में फटाफट। तो देखिए ये हमारा अंटार्कटिका है, ये साउथ का जो हेमिस्फीयर है उसमें है, और बिल्कुल उत्तरी ध्रुव के जो है उत्तरी ध्रुव इसके बीच में होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर हमारा प्रशांत महासागर हो गया, यहाँ पर हमारा जो ये हिंद महासागर इसे कवर कर रखा है इसे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं किसकी कहाँ कहाँ पर स्थिति है। तो यहाँ पर हमारा जो है आज की वीडियो में बस मैं इतने ही टॉपिक कवर करवा पाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा करवाए तो आपके सिर से पार हो जाएंगे और अभी टाइम भी नहीं है। तो अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, सही में अच्छी लगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आप क्या है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप ज़रूर देखिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो करवाए गए हैं, साथ ही साथ जो है आपके जो मैराथन क्लासेज आ रही हैं वो आप देख सकते हैं। जो प्लेलिस्ट है वो बनाई गई है, चैनल पर विजिट कीजिए। और अगर अच्छी लगे वीडियोस तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलिए, ठीक है, क्योंकि आप एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आपकी जो और अच्छा जो भी मेरा जो पढ़ाने का तरीका है मैं उसे और भी ज़्यादा बेहतर करने की जो मुझे मोटिवेशन है आपकी वजह से ही मिलता है। तो आपकी हर एक छोटी कमेंट जो है मुझे दिल को छूने वाली होती है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं कैसी लगी वीडियो। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। एस्टेट आपको करना है इस साल, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ाने वाले हम हैं पर आपको दिशा दिखाने वाले हम हैं, पर करना तो आपको खुद ही पड़ेगा। तो आपको क्या रिवीजन करनी है डेली अपनी अच्छे तरीके से। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।